हेलो एवरीवन वाचिंग देयर। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री फॉर आसाम पुलिस। आसाम पुलिस के बहुत सारे पोस्ट जो है वो रिलीज़ किए गए हैं। उसके लिए जो है हम अभित शिक्षा के द्वारा एक कम्प्रीहेंसिव फ्री कोर्स जो है वो यूट्यूब पे लेके आए हैं, जिसमें जो है हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कम्प्रीहेंसिवली, विच इंक्लूड्स मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स। सारे टॉपिक्स को हम कम्प्रीहेंसिवली कवर करेंगे। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है देन यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अभित शिक्षा। आप अभित शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें जो है हम लोगों ने जो है 14 नवंबर से जो है हम लोगों ने ये शुरू किया है, जिसमें हम सारे टॉपिक्स जो है वो हम इंटेंसिवली कवरेज करवाएंगे। ठीक है, सो मैथ्स का जो है वो चला गया है। ये हमारा जो है फर्स्ट जीएस का सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो है रिगार्डिंग इंडियन हिस्ट्री। हमें पता है कि इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे जो है आप जितना हम आगे फर्दर डेज विल गो, हम जो है आसाम हिस्ट्री भी लेकर आएंगे। ठीक है, सो हमें पता है इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कितना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंडियन हिस्ट्री जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको प्ले करता है रोल। और एस्पिरेंट्स और जितने लोग जो है जो एग्ज़ाम को अपेयर करते हैं उनका दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम जो है हिस्ट्री को कहाँ से कवर करें। हिस्ट्री इज़ अ बिग पार्ट, ठीक है, हिस्ट्री इज़ अ बिग पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्कैटर्ड है मार्केट में। बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे गाइड्स है, बहुत सारे पीडीएफ्स है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक जगह कहाँ पे उनको लाकर हम जो है उसको पढ़े, कहाँ से पढ़े। सो ये जो है कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, बिकॉज हम जो है क्वेश्चन सारे एमसीक्यू फॉर्म्स में जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही जो है मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी वो बहुत ज़्यादा जो है मैं अच्छे जो है क्वेश्चन जहाँ से आ सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन जहाँ से आ सकते हैं, मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया है सारे क्वेश्चंस को। और हम जो है क्वेश्चंस के साथ साथ उसका थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड भी जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ जो है शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपको आंसर्स आते हैं, माइंड यू, अगर आपको आंसर्स आते हैं देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज उससे आपका ही रिविजन बेटर होगा। ठीक है, सो वी विल बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द हड़प्पास। ठीक है, हड़प्पास जो हमें पता है, इफ वी गो बैक टू इन आवर हिस्ट्री, हमारे जो है हिस्ट्री के अगर हम बहुत पुराने समय से अगर हम देखें तो हम जो है एक बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन का पार्ट थे। द सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसको एसएमएस में बोला जाता है हिंदू घाटी सभ्यता। ठीक है, हिंदू घाटी, ठीक है, हिंदू घाटी सभ्यता। ठीक है, सो वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पन वेपन्स वेर मेड ऑफ। ठीक है, तो हड़प्पन्स जो है वो लोग रहते थे, तो वो वेपन्स किस जो है वेपन्स का जो है वो यूज किया करते थे। ठीक है, सो ऑप्शन है स्टोन्स के वेपन्स का, ऑप्शन बी है कॉपर के वेपन्स का, ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज के वेपन्स का, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो है हड़प्पन जो लोग थे वो कौन से टाइप का वेपन्स यूज किया करते थे। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हड़प्पन जो एज है उसको ब्रॉन्ज एज बोला जाता था। ठीक है, ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। ठीक है, हड़प्पन्स को जो है ब्रॉन्ज एज में कंसिडर किया जाता था। तो अगर उनको जो है अगर ब्रॉन्ज एज में, ब्रॉन्ज पीरियड में अगर उनको कंसिडर किया जाता है देन ऑब्वियस सी बात है जो उन्होंने जो है ब्रॉन्ज का भी यूज़ किया ही होगा अपने जो है वेपन्स बनाने के लिए। स्टोन एज जो है वो स्टोन एज के जो लोग थे वो काफ़ी पुराने समय थे, मतलब हड़प्पन से भी पुराने लोग थे, तो अगर वो स्टोन्स का यूज़ करते हैं देन ऑब्वियसली हड़प्पन्स भी यूज़ करते होंगे। एंड कॉपर्स का जो है हमें एविडेंसेस मिला है। ठीक है, जो जहाँ से उन्होंने खुदाई की है वहाँ पे जो है कॉपर का एविडेंसेस मिला गया। ठीक है, हड़प्पन्स आर रेफर्ड टू एज ब्रॉन्ज एज कल्चर। जो है वसंत शिंदे जी है, उन्होंने बोला है कि दे वर कंसिडर्ड एज ब्रॉन्ज एज कल्चर एंड दे यूज कॉपर एंड ब्रॉन्ज टू मैन्युफैक्चर एक्सेस, जो है कुल्हाड़ी जो है एक्सेस बनाने के लिए और एड्जेस बनाने के लिए, नाइफ्स बनाने के लिए, चाकू वगैरह बनाते थे, फिश हुक्स बनाने के लिए, चिजल्स बनाने के लिए, पॉट्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए जो है वो वेपन्स का यूज़ किया जाता था और ज्वेलरी के फॉर्म में भी पहना जाता था। ठीक है, कॉपर की चीज़ों को जो है ज्वेलरी के रूप में भी पहना जाता था। फॉर बैंगल्स, बीड्स और डेनिम स्ट्रिप्स का भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, हाउएवर मेस वॉज ऑलवेज मेड अप ऑफ वेपन स्टोन। ठीक है, जो मेस होता था वो हमेशा जो है स्टोन का यूज करके बनाया जाता था। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर आपको ये ना समझ आए, ऑप्शन में ये तीनों ना हो बट ब्रॉन्ज हो, ठीक है, ब्रॉन्ज हो और साथ में आपको अगर यहाँ पे लिख दिया जाए जैसे कि लकड़ी, वुड,
तो आपको जो है आंसर में ब्रॉन्ज टिक करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी भी पढ़ा कि हड़प्पन्स वे रिफर्ड टू एज ब्रॉन्ज एज कल्चर, ठीक है। ब्रॉन्ज जो है आपका, जो अगर आपको कुछ समझना है तो आप ब्रॉन्ज पे टिक करके आ जाइएगा, ठीक है। The next question would be, which one of the following is the feature of हड़प्पन civilization? हड़प्पन civilization का जो है फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला जो है that is urban planning, number 2 is drainage system, number 3 is citadel and lower town, and the option D is all of the above, ठीक है। all of these, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है? The correct answer would be all of this, ठीक है। हड़प्पन जो civilization है वहाँ पे हमें अर्बन प्लानिंग भी देखने को मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलता है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ठीक है। अर्बन प्लानिंग जो है वो लोगों ने काफ़ी अच्छा अर्बन प्लानिंग किया गया था, वहाँ पे जो है घर जो है एक लेवल पे बनाए गए थे, ठीक है। अर्बन जो एरियाज थे, ठीक है, वहाँ पे जो घर एक लेवल पे बनाया गया था, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था कि वो जो है ड्रेनेज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती थी, कहीं कहीं पे जगह पे दे यूज टू इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम उनका जो है काफ़ी अच्छा था। अर्बन प्लानिंग उनके जो है अर्बन प्लानिंग जो है उन पे देखने को मिला था। एंड सिटाडेल एंड लोअर टाउन, सिटाडेल एंड लोअर टाउन मतलब सिटाडेल जो है वो जो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन के जो लोग थे, जो अमीर क्लास के लोग थे, वो लोग सिटाडेल में रहते थे। सिटाडेल जो है वो एक हायर प्लेटफॉर्म पे जो है घर उनके बनाए जाते थे, और लोअर टाउन में जो है जो कॉमन मैन जनरल पब्लिक जो है वो लोअर टाउन में रहती थी, और सिटाडेल में जो है वो जो रिच पीपल है वो उनको जो है वो सिटाडेल में रहते थे, ठीक है। सो ये जो है उनके जो है उनके फीचर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। द सिटीज वर नोटेड फॉर देयर अर्बन प्लानिंग, ठीक है। अर्बन प्लानिंग उनका काफी अच्छा था। बेक्ड ब्रिक का जो है, ब्रिक्स जो है ईंटों का जो है, बेक्ड ईंट का जो है उनका घर बनाया जाता था। बहुत इलाबोरेट ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था। वाटर सप्लाई सिस्टम उनका अच्छा था। क्लस्टर ऑफ लार्ज नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है उनके थे। एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट भी उनके अच्छे थे। और मेटलर्जी हम लोगों ने अभी भी बात की थी, मेटल्स, कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड, टिन, ये सब का जो है यूज किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी विच वन ऑफ दिस वेर नॉट वर्शिप्ड बाय हड़प्पन्स, ठीक है। किसको जो है वो वर्शिप नहीं करते थे, ठीक है। नेचर, गॉडेस, इंद्रा या पशुपतिनाथ, ठीक है। ये जो है 4 ऑप्शंस है। अगर आपको आता है देन यू कैन राइट डाउन इन द आंसर। जो है आंसर वुड बी सी, इंद्रा। इंद्रा को जो है हड़प्पन्स पूजा नहीं करते थे, बट नेचर, गॉडेस और पशुपतिनाथ को जो है वो लोग पूजा क्या करते थे, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस दैट वाज कंसिडर्ड एज शक्ति, शक्ति का रूप माना गया है किसको? मदर गॉडेसेस को, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूमरस टेराकोटा फिगरिन्स, उनके जो है जब हड़प्पा की खुदाई हुई वहां पे जो है टेराकोटा के फिगरिन्स हमें मिले, ठीक है। टेराकोटा के जो है फिगरिन्स मिले जिसमें हमें शक्ति का रूप को देखने को मिलता है, ठीक है। और शिवा का जो है उनका पूजा भी किया जाता था, ठीक है। उनको बोला जाता था पशुपतिनाथ, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ फिगर डेटी विच हैड 3 फेसेस, ठीक है। वन विथ हॉर्न्ड हेड ड्रेस, सिटिंग क्रॉस लेग्ड इन ए योगिक पोस्चर। योगिक पोस्चर में जो है हमें एक फिगर मिला गया है जिसको जो है शिवा के नाम से बोला जाता है, और उनको जो है एनिमल्स के साथ जो है सराउंडेड थे। कौन कौन से एनिमल्स पाए गए थे? बफेलो, राइनोसोरस, डियर, टाइगर, ठीक है। ये जो सारे जो है एनिमल्स पाए गए थे, ठीक है। और योगा शिवा को जो है देखा गया है मतलब वो जो है योगिक पोस्चर में बैठे हुए थे, योगिक पोस्चर में बैठे गए थे, और प्लांट्स और फ्लावर्स जो है उनके हेड से इमर्ज कर रहे थे, ठीक है। वो जो फिगर था, जो टेराकोटा का फिगर था, उसमें जो है सर से जो है प्लांट्स और फ्लावर्स जो है वो निकल के आ रहे थे, ठीक है। इसीलिए जो है क्योंकि वो इस तरीके से जो है उन्होंने किया, इस तरीके का फिगर्स बनाया, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि वो जो है शिवा का पूजा करते थे, एंड शक्ति, मदर गॉडेसेस का भी पूजा करते थे, ठीक है। और वो जो है वर्शिप ऑफ ट्री, फायर, वाटर, प्रोबेबली सन सीम हैज बीन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडस पीपल। मतलब वो जो है नेचर का वर्शिप जो है करते थे, ठीक है। वो किसका वर्शिप करते थे? नेचर का इंक्लूड करते थे। ट्री, पेड़ों का पूजा, फायर, अग्नि का पूजा, और वाटर का भी पूजा करते थे। बट इंद्रा का पूजा जो है वो हमें अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में देखने को मिला था। किसका पूजा? इंद्र का पूजा हमें अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में हमें देखने को मिला था, ठीक है। नॉट इन हड़प्पन बट ड्यूरिंग अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है उसका रीजन क्या क्या हो सकते हैं? क्लाइमेट चेंज, फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
बहुत सारे जो है बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं बहुत सारे स्कॉलर्स ने, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ, तो बहुत लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है क्योंकि वहाँ पे एक नदी बहती थी जिसको हम अभी सरस्वती नदी बोलते हैं, ठीक है, वो नदी बहती थी, वो नदी जो है वो सूख गई, वो ड्राई अप हो गई, इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज में की वजह से भी जो है बहुत स्कॉलर्स मानते हैं कि उनका जो है एक्सटिंक्शन हो गया, किनका, हड़प्पन पीपल का, हड़प्पन कल्चर का। फ्लड्स आए होंगे, कोई एक डिवास्टेटिंग फ्लड उस तरीके से आया होगा कि उसके वजह से जो है डिक्लाइन हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का। डिफॉरेस्टेशन जो है लोगों ने काफ़ी किया होगा, इसके वजह से भी जो है खेती करना इम्पॉसिबल हो गया होगा, इसीलिए लोग जो है डिक्लाइन हो गए। तो ये सारे भी माना जाता है। और कोई कोई आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी देते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी देते हैं कि आर्यंस ने अटैक किया, इसके वजह से जो है डिक्लाइन हो गया, ठीक है। सो ड्राइंग अप ऑफ सरस्वती रिवर, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द वसुधैव कुटुंबकम टेकन फ्रॉम। वसुधैव कुटुंबकम जो है ये G20 का जो है मोटो था, वसुधैव कुटुंबकम, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए महाउपनिषद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आने का चांसेस बहुत हाई है। इसको अगर आप याद कर ले अभी देन दैट वुड बी वेरी गुड, ठीक है। मुंडका उपनिषद, आरण्यकास और अथर्ववेद, ये चारों ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन अगर आपको आता है देन दैट इज वेरी गुड, ठीक है। इसका आंसर जो है महाउपनिषद से लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम जो है महाउपनिषद से लिया गया है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम इज द philosophy that inculcates an understanding that whole world is one family. वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। देखिए हमारा कल्चर जो है कितना रिच था, कितना फॉरवर्ड लुकिंग था, ठीक है, अपने समय से कितना फॉरवर्ड लुकिंग था, जब हम लोगों को बोला करते दैट वन वर्ल्ड इज आवर फैमिली, वन वर्ल्ड इज आवर फैमिली, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। दिस इज, वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, ठीक है। हमारे कल्चर के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए, ठीक है। एंड इट ट्राइज टू फॉस्टर, ये हमारे अंदर ये इंकलकेट करना चाहते हैं कि द होल ह्यूमैनिटी इज अ फैमिली। हम जो है डिवाइड करने लग जाते हैं लोगों को, हमें उस तरीके से डिवाइड नहीं करना चाहिए, बट द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम जो है सब एक फैमिली का ही हिस्सा है, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिला था? चैप्टर 6 में देखने को मिला था, ऋग्वेद के महाउपनिषद में, ठीक है। सॉरी, महाउपनिषद में जो है पहली बार हमें देखने को मिला था, और इसका जो है हमें मेंशन कहाँ पे देखने को मिलता है? ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में भी हमें इसको देखने को मिलता है, लेकिन आपको आंसर याद रखना है, मुंडका उपनिषद में जो है इसका जो है मेंशन हमें पहली बार देखने को मिला, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम जो है G20 का जो है वो भी थीम था, ये भी आपको याद रखना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज वितास्ता। वितास्ता जो है वो कौन सी नदी को बोला जाता है, ठीक है। वितास्ता वॉज द ओल्ड नेम ऑफ विच रिवर? ए तीस्ता, बी भारतपुजा, सी इंडस या डी झेलम। ये चारों नदी का ऑप्शन है। वितास्ता कौन सी नदी का नाम है, ठीक है। तो वितास्ता जो है वो झेलम नदी का नाम है, ठीक है। झेलम नदी का जो है नाम है वितास्ता, ठीक है। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु, सप्त सिंधु जो है नदी थी, यहाँ पे 7 नदी थी, वो नदी का जो है कौन कौन सी नदी थी? सरस्वती, इंडस और 5 इंडस की ट्रिब्यूटरीज। इंडस जो नदी है उसकी 5 ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि, सतलज, ठीक है। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज जो है 5 नदी, सरस्वती और इंडस, ये 7 नदी का जो है सप्त सिंधव रीजन बोला जाता था, ठीक है। सुतुद्री सतलज को बोला जाता, परुष्णी रवि को बोला जाता, असिकनी चेनाब को बोला जाता, वितास्ता झेलम को बोला जाता था, और विपास किसको बोला जाता था? ब्यास को, ठीक है। ब्यास नदी को विपास बोला जाता था, ठीक है। जो ये पूरा प्रीवियस क्वेश्चन था उससे मेरे दिमाग में आपको एक क्वेश्चन याद आया, मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ। वेयर वॉज सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? सत्यमेव जयते जो है वो कौन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था? अगर आपको ये आंसर आता है देन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया, झेलम को जो क्या बोला जाता है? वितास्ता बोला जाता है झेलम को, ठीक है। आपको ये नदियों के नाम आपको याद कर लेने होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब डैश इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा जी। गौतम बुद्धा जी का जो है बर्थ प्लेस कौन से जगह को माना जाता है, ठीक है। ए कलिंग, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी या डी कुशीनगर। ये चारों जो ऑप्शन है, बुद्धा जी का जो है बर्थ प्लेस कौन सा है?
सो द करेक्ट आंसर इज सी, लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है वो बुद्धा जी का जो है बर्थ प्लेस माना जाता है। लुम्बिनी इज द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट ऑफ रूपनदेही डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुम्बिनी प्रोविंस इन नेपाल। ठीक है, रूपनदेही जो है डिस्ट्रिक्ट है लुम्बिनी प्रोविंस का, वहां पे जो है माना जाता है कि बुद्धा जी का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, क्वीन महामाया देवी ने और ने जो है बर्थ दिया था, और उनका जो है बुद्धा जी का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, और जो है 4 इंपॉर्टेंट साइट्स है पिलग्रिमेज के फॉर बुद्धिस्ट पीपल, उनके जो है 4 इंपॉर्टेंट साइट्स है, वो है लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा जी, बोध गया जहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट हुआ था। ठीक है, उनको जो है इनलाइटनमेंट हुआ था, उसको बोध गया वो प्लेस है, वो बोधि ट्री के ऊपर बैठे थे, एक बोधि ट्री के ऊपर बैठे थे और वहाँ पे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए बोध गया जो है इंपॉर्टेंट जगह होता है। सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला जो है अपना सरमन दिया था, उन्होंने जो है धर्मचक्र प्रवर्तना का जो है पहला सरमन जो दिया था, और कुशीनगर जहाँ पे उनको परिनिर्वाणा जो है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, उन्होंने जो उनकी बॉडी ने अपने सोल को जो है वो रिलीज कर दिया था, वो जगह कुशीनगर था। ठीक है, तो ये बुद्धा जी के लाइफ का जो 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है उनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 बास्केट। 3 बास्केट का मीनिंग क्या है? ए तीर्थंकर, बी त्रिरत्न, सी त्रिपिटक और डी त्रिशूला। सो द करेक्ट आंसर वुड बी त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक जो है वो 3 बास्केट का मीनिंग है। ठीक है, नन ऑफ द बुद्धा स्पीचेस वे रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उनके जितने भी उनका जो जीवन काल है उसमें जो है उनका कोई भी जो स्पीचेस है उसको लिखा नहीं गया था, बट आफ्टर जब उनके बॉडी जो है उनके सोल ने जो डिपार्ट कर दिया था, जब उसके बाद जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, उन्होंने जो है कंपाइल करना शुरू किया। ठीक है, वो जो है वैशाली पे मिले, बहुत सारे मॉन्क्स जो है उनके डिसाइपल जो है वो वैशाली में मिले, और उन्होंने जो है कंपाइल किया किसको? त्रिपिटक को। त्रिपिटक मतलब 3 बास्केट्स। ठीक है, त्रिपिटक है जो, तो इंपॉर्टेंट 3 जो त्रिपिटक है दैट इज विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्म पिटक। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म वाज हेल्ड इन। आपको याद रखना है 4 काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुए थे। ठीक है, 4 काउंसिल्स हुए थे बुद्धिज्म में। सो सेकेंड काउंसिल कहाँ पे किया गया था? ठीक है, ए वैशाली, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र या डी कश्मीर। ठीक है, कहाँ पे जो है सेकेंड काउंसिल जो है कंडक्ट किया गया था? सो आंसर इज ए वैशाली। वैशाली में जो है सेकेंड जो है बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जो है बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, सो 4 बुद्धिस्ट मेजर काउंसिल्स थे यहाँ पे हम लोगों ने बताया। फर्स्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुआ था? इट वॉज हैपेंड इन राजगृह। यह आपको याद रखना है, फर्स्ट जो है वो राजगृह में हुआ था, सेकेंड जो है वो वैशाली में हुआ था, जहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है वैशाली में हुआ था, थर्ड जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और फोर्थ जो है वो कश्मीर में हुआ था। ये आपको याद रखना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए देन आप जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर ज्वाइन आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है ये पूरा जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंगा एंड उपांगा आर सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। अंगा और उपांगा जो है वो सैक्रेड टेक्स्ट है, सैक्रेड बुक्स है, इंपॉर्टेंट बुक्स है, वो कौन से रिलीजन का है? ऑप्शन ए जैनिज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी हिंदुइज्म, ऑप्शन डी सिखिज्म। ये चारों ऑप्शंस है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जैनिज्म। जैनिज्म का जो है ये सैक्रेड बुक्स है। ठीक है, अंगा उसको क्या बोला जाता है? अगामास। ठीक है, अगामास बोला जाता है, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अगामास बोला जाता है, दैट आर 45 जैन टेक्स्ट। ठीक है, ऑन तीर्थंकरास डिस्कोर्स। ठीक है, जो 24 जैनिज्म में 24 तीर्थंकरास थे, 24 गुरुज थे, ऐसे गुरुज आप समझ सकते हैं, 24 तीर्थंकर्स थे। तो उन्होंने जो है जो उनके जो है उनको वाणी, उनके जो ज्ञान है उन्होंने जो है बुक्स में लिखे, दैट इज कॉल्ड अंगास। ठीक है, अंगास जो है वो किसके रिलीजन के सैक्रेड बुक्स है? वो है आपके जैनिज्म के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट। जिस तरीके से बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स हुए थे, जैनिज्म में भी 2 काउंसिल हुए थे। ठीक है, 2 काउंसिल जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो जैन काउंसिल है वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कन्नौज या ऑप्शन डी इलाहाबाद। सो द करेक्ट आंसर इज
बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो हुआ था, ठीक है। जैन काउंसिल जो है 2 जैन काउंसिल हुए थे, पहला जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, और सेकंड जो है वो वल्लभी में हुआ था, ये याद रखना है आपको। वल्लभी में और सेकंड जैन काउंसिल हुआ था और पाटलिपुत्र में जो है फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेड इंडिया। पहले मुस्लिम शासक जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया। ऑप्शंस यहाँ पे है, ऑप्शन ए महमूद ऑफ गजनी, गजनी के जो है महमूद, उन्होंने किया था। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, क्या उन्होंने किया था। ऑप्शन सी मोहम्मद घोरी, या ऑप्शन डी बहलुल लोधी। ये 4 ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए जो है हमें इसको पढ़ना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। तो द आंसर इज बी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ही वॉज द फर्स्ट एवर मुस्लिम इन्वेशन, ठीक है। पहली बार जो है 1712 AD में हमने पहली बार जो है मुस्लिम जो है इन्वेशन देखा है इंडिया में। पहली बार जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है अटैक किया था, ठीक है। एंड सिंध प्रोविंस, जो हमारे सिंध प्रोविंस थी, वहाँ पे जो है उन्होंने अटैक किया था, ठीक है। मोहम्मद सुल्तान महमूद, जो गजनी के महमूद जो थे, वो 17 बार इंडिया में आए लूटने के पर्पज से, ठीक है। लूटने के पर्पज से सोमनाथ टेम्पल जो है, अगर आपको याद हो तो सोमनाथ टेम्पल भी उन्होंने ही लूटा था। 17 टाइम्स जो है मोहम्मद गजनी आए थे और उन्होंने इंडिया को जो है लूटा था। हमारे पास इतना धन था कि उन्होंने 17 बार लूटा और 17 बार भी वो खाली नहीं कर पाए क्योंकि इतना धन था हमारे पास। ये याद रखना है, फर्स्ट टाइम जो है मोहम्मद बिन कासिम, 17 टाइम्स मोहम्मद गजनी, और मोहम्मद घोरी ने जो है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो है नींव रखा था। ही वॉज द फाउंडेशन, ही केप्ट द फाउंडेशन, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड बहलुल लोधी जो है वो लोधी डायनेस्टी के थे, ये आपको याद रखना है। मोहम्मद घोरी जो है फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन किताब अल हिंद। किताब अल हिंद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो किसने लिखा है। ऑप्शन ए अल बिरूनी, ऑप्शन बी हकीम निशापुरी, ऑप्शन सी जुवानी, या फिर ऑप्शन डी मलिक इब्न दिनार, ठीक है। जो है करेक्ट आंसर जो है वो है अल बिरूनी। अल बिरूनी ने जो है वो उन्होंने लिखा है किताब अल हिंद, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर टू स्टडी इंडिया इन इट्स ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। अल बिरूनी ने जो है जो किताब अल हिंद जो है अल बिरूनी ने लिखा है, उसके साथ उन्होंने पहली बार जो है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, हमारे इंडिया में 4 वर्ण थे, उसमें जो है ब्राह्मण जो है सबसे टॉप जो है वर्णा में सबसे ऊपर जो है वो आते थे, तो उनके बारे में अल बिरूनी ने काफ़ी ज़्यादा जो पढ़ा है, ठीक है। और किताब अल हिंद में ये भी अप्रिशिएट किया गया है कि हमने जो है टैंक्स बनाए थे, रिजर्वेयर्स बनाए थे, कहाँ पे, अपने होली प्लेसेस पे, हमारे मंदिरों के बाहर जो है टैंक्स जो हम लोगों ने बनाए थे, उसके बारे में जो है पहली बार जो है तारीफ किया था किन्होंने, अल बिरूनी जी ने अपने किताब में, ठीक है। किताब अल हिंद में जो उन्होंने इंडिया के बारे में, जो भारत था उस समय का जो भारत था उसके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी हुमायूं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस है, हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा लिखा था, ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा के साथ साथ अकबरनामा तो उन्होंने लिखा ही, आईन अकबरी और पर्शियन ट्रांसलेशन किया था बाइबल का। बाइबल को उन्होंने पढ़ा था, फिर उसके बाद उन्होंने उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। पर्शियन में उन्होंने ट्रांसलेट किया था और आईन अकबरी भी उन्होंने ही लिखा था। अंडरस्टूड। तो आपको याद रखना है अकबरनामा, आईन अकबरी और पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल किसने किया था, अबुल फजल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क द बिगिनिंग ऑफ। पहला बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध क्या डिमार्केट किया था, कि कौन से जो है शासन का जो है शुरुआत देखने को हमें मिला था। ऑप्शन ए मुगल रूल, ऑप्शन बी अफगान रूल, ऑप्शन सी टर्किश रूल, या फिर राजपूत रूल। कौन से जो है करेक्ट आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। तो वो कौन से जो रूल है शुरुआत यहाँ पे हमें देखने को मिला था। सो द करेक्ट आंसर इज मुगल रूल इन इंडिया, ठीक है। सो ये जो है दिल्ली के नॉर्थ में है, पानीपत जो है हरियाणा में है, दिल्ली अगर यहाँ है तो उसके ऊपर है, ठीक है। नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो हरियाणा में पानीपत जो है डिस्ट्रिक्ट है एक, वहाँ पे 3 जो है बड़े युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। पानीपत के जो है 3 बड़े युद्ध लड़े गए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगर आपको ये पता है कि तीनों युद्ध किसके बीच में लड़े गए थे, देन
आप जो है यहाँ पे आप आंसर में बता सकते हैं, ठीक है। कौन कौन जो है शासक थे, कौन कौन से जो रूलर्स थे, किन किन के बीच में ये युद्ध जो है लड़ा गया था, ये जो है फाइट जो है बैटल हुआ था, वो किन किन राजाओं के बीच में हुआ था। अगर आपको आता है देन दैट इज वेरी गुड, आप जो है कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। रज़्मनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ, पर्शियन ट्रांसलेशन है वो कौन सी बुक का? ऑप्शन है पंचतंत्र, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, और या फिर कथा सारित्सागरा। ये चारों ऑप्शंस है। इनमें रज़्मनामा जो है वो ट्रांसलेटेड बुक है, ठीक है, ट्रांसलेटेड। जैसे हमने पढ़ा था अबुल फजल ने जो है बाइबल का पर्शियन ट्रांसलेशन किया था, तो रज़्मनामा जो है इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन से बुक का जो है पर्शियन ट्रांसलेशन है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज महाभारत। महाभारत का जो है ये पर्शियन ट्रांसलेशन है, ठीक है। महाभारत का जो है ये पर्शियन ट्रांसलेशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एम्परर अकबर के समय जो है ये रज़्मनामा लिखा गया था, ठीक है। और जितने भी 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स है, ठीक है, 18 बुक्स है महाभारत के, और ये 18 के 18 बुक को जो है संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया था। रज़्मनामा का मतलब द बुक ऑफ वॉर्स होता है, ठीक है, युद्ध के बुक ऑफ वॉर्स बोला जाता है रज़्मनामा को, ठीक है। तो उसको संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया था, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। रज़्मनामा कौन से एम्परर के समय? एम्परर अकबर के समय, मुगल रूल के समय जो है रज़्मनामा को ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इबादत खाना? इबादत खाना क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए हॉल ऑफ प्रेयर, ऑप्शन बी पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस, ऑप्शन सी प्राइवेट हॉल ऑफ ऑडियंस, या फिर ऑप्शन डी सिंगिंग हॉल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल एम्पायर से ही क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज हॉल ऑफ प्रेयर, ठीक है। हॉल ऑफ प्रेयर जहाँ पे लोग प्रे करते थे उसको इबादत खाना बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड विच एक्सटेंडेड टू सोनारगांव, बंगाल से लेकर पंजाब तक। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसने बनाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या फिर ऑप्शन डी शेरशाह, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज शेरशाह। शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड GT जिसको बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है बनाया था, वो बंगाल सोनारगांव से लेकर पंजाब तक जाता था। आप सोचिए कौन से ज़माने की हम बात कर रहे हैं, मुगल के रूल समय की हम बात कर रहे हैं। शेरशाह सूरी ने तब एक बड़ा सा रास्ता बनाया था जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, ठीक है। और बंगाल से लेकर बंगाल से लेकर पंजाब तक जो है ये रास्ता जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स केम फर्स्ट टू इंडिया ड्यूरिंग मुगल पीरियड? मुगल पीरियड के समय कौन से जो ट्रेडर्स थे यूरोप से जो है वो पहली बार आए थे, ठीक है। ऑप्शन ए पोर्चुगीज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी डेनिश, या ऑप्शन सी ब्रिटिश। ऐसे क्वेश्चन जो है हमें कभी बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अब जो है हम सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। पहली बार जो है पोर्चुगीज जो ट्रेडर्स है वो पहली बार आए थे इंडिया में मुगल पीरियड के समय, ठीक है। पहली बार जो है वो आए थे पोर्चुगीज रूलर, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज what kind of crisis existed during Mughal period in the first half of 18th century? फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। अभी आपको ये समझ जाना चाहिए बहुत सारे ट्रेडर्स यूरोप से, बहुत सारे कंपनीज जो है जैसे कि हमारी ब्रिटिश कंपनी होगी, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, पोर्टुगीज आए थे, डेनिश भी लोग आने लगे थे। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में कौन सी क्राइसिस जो है मुगल्स को जो है वो देखने को मिला था? पहला जो है जागीरदारी क्राइसिस, ऑप्शन बी इज मनसबदारी सिस्टम क्राइसिस, जो मनसबदारी सिस्टम में जो क्राइसिस, ऑप्शन सी सोशल क्राइसिस, ऑप्शन डी इकोनॉमिक बैंकरप्सी। इसका जो है करेक्ट आंसर है जागीरदारी क्राइसिस देखने को मिला था, ठीक है। जागीरदारी सिस्टम क्या होता था? एक प्लॉट ऑफ लैंड जो है दे दिया जाता था, जागीर्स बोला जाता था उनको, जिनको दिया जाता था वो जागीर्स बोला जाता था। ये एक इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी नहीं होता था, जैसे बहुत सारे सिस्टम होता था, जैसे मनसबदारी सिस्टम होता था, वो उनके बच्चे, अगर वो मनसब है तो मनसबदार है तो उनके बच्चे भी जो है मनसबदार हो जाते थे। बट जागीरदारी सिस्टम वैसा नहीं होता था। जागीरदारी में जो है ये जो लैंड होता था वहाँ से जो रेवेन्यू होता था वो हमें जो है सरकार को कुछ देना पड़ता था और कुछ अपने पास वो रख लेते थे, ठीक है। तो पहली बार जो है जागीरदारी क्राइसिस जो है हमें देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ लैंड के जो जागीर्स थे, मतलब जो ओनर्स थे, उन्होंने जो है अपना जो छोटा छोटा किंगडम टाइप में बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। वहाँ जब वो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में जब उन्होंने प्रवेश किया तो
इतना कोई स्ट्रांग रूलर नहीं था मुगल एम्पायर में, इसकी वजह से जितने भी जागीरदार थे वो अपना जो है छोटा छोटा उन्होंने एम्पायर बड़ा करना शुरू कर दिया था, जो पावरफुल जो जागीर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जागीरदारी सिस्टम। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। सिस्टम ऑफ इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी टैक्स असाइनमेंट, ऑप्शन सी रिलीजियस असाइनमेंट, या फिर ऑप्शन डी लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट। ठीक है, दो करेक्ट आंसर इज इट इज अ लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट। हमने बोला ना वो इनहेरिट नहीं कर सकते थे, मनसबदारी की तरह जो है बाप जो है अगर मनसबदार है तो बेटा भी मनसबदार बनेगा, ऐसा नहीं है। जागीरदारी जो है लैंड रेवेन्यू, वहाँ से जो है आप जो है लैंड रेवेन्यू, आप वहाँ से जो है रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और कुछ जो है सरकार को देंगे और कुछ अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो लैंड का जो है जागीर बनाया जाता था, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया, जहाँ पे जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते थे स्टेट को। ठीक है, जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते लैंड को, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और रेवेन्यू जो है वो क्या करते हैं, रेवेन्यू इनकम जनरेट करते थे और कुछ सरकार को देते थे और कुछ अपने पास रख लेते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है पावरफुल हो गए थे कहाँ पे, अर्ली 18th सेंचुरी में जो है वो पावरफुल हो गए थे। ठीक है, इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हम ये कंसिडर करते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कंसिडर करते हैं जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, मतलब तब हम समझ गए थे कि वहां से जो है अंग्रेजों का शासन इंडिया के ऊपर हो गया था। ठीक है, बहुत सारे राइटर्स क्या बोलते हैं, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि प्लासी के बाद पार्टीशन तक जो है उसको हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शंस है 1757, 1767, 1769, 1784। तो ये तो आपको याद कर ही लेना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1757 में जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है लड़ा गया था, किसके बीच में, नवाब ऑफ बंगाल एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मिलकर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो याद रखना है वो ब्रिटिशर्स थी, और फ्रेंच जो है वो जो है फ्रेंच लोग थे, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ब्रिटिश एनेक्सेशन हमें देखने को मिला था बंगाल में, पहली बार जो है उन्होंने एनेक्स कर लिया था, उन्होंने जो वो जो लैंड है वो उन्होंने वो जीत लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। The English general was defeated in Indian rulers. The English general was defeated the Indian rulers in Battle of Buxar Wars. कौन से इंग्लिश जनरल ने इंडियन रूलर्स को हरा दिया था बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कौन से इंग्लिश रूलर थे जिन्होंने जो है इंडियंस को हरा दिया था ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर। तो ऑप्शन है ए इज एडमिरल वॉटसन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी मेजर मुनरो, या फिर ऑप्शन डी दैट इज गोल्डस्मिथ। द करेक्ट आंसर इज मेजर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो थे, उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जो है लड़ा था किसके खिलाफ, मीर जाफर के खिलाफ था। ठीक है, मीर जाफर के खिलाफ जो था। और अगर आपको यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव, अगर यहाँ पे ऑप्शन के जगह रॉबर्ट क्लाइव अगर लिखा है मेजर मुनरो की जगह, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव भी जो है उसको आपको चेक, मतलब उसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, मेजर मुनरो या फिर / रॉबर्ट क्लाइव, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1853 में रेलवे लाइन जो है पहली बार बिछाया गया था, रेलवेज जो है पहली बार बिछाया गया था 1853 में, वो कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया था। ठीक है, हावड़ा टू रानीगंज, ऑप्शन बी मद्रास टू अराकोनाम, ऑप्शन सी थाना टू पूना, या फिर ऑप्शन डी मुंबई टू थाना। ठीक है, थाने जो है अभी करंट डे वहाँ, तो करेक्ट आंसर जो है वो है मुंबई टू थाने। ठीक है, मुंबई से लेकर थाने तक जो है पहली बार जो है हमें ट्रेन लाइन हमें देखने को मिला। ठीक है, सो 1853 हमें याद रखना है, पहली बार रेलवेज का जो है फॉर्मेशन किया गया था। बोरी बंदर बॉम्बे से लेकर थाने तक जो है ये 34 किलोमीटर का जो है पहली बार जो हमने ट्रेन जो है यहाँ पे देखा, हम लोगों ने ट्रेन पहली बार यहाँ पे चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट सेंट डेविड जो फोर्ट है वो कहाँ पे है। ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन बी कैलकाटा, ऑप्शन सी कुडलोर, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। फोर्ट सेंट डेविड जो फोर्ट है वो कहाँ पे है, वो आंसर है कुडलकोर। ठीक है, ये जो है कुडलकोर, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फोर्ट विलियम जो है आपको याद रखना है, 4 इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे। ठीक है, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, और ये आपको याद रखना है, ये फोर्ट सेंट डेविड जो है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ पे, कुडलकोर में। ठीक है, कुडलोर इन साउथ ऑफ चेन्नई। ठीक है, और ये जो है छोटा फोर्ट था इन कंपैरिजन टू जो बाकी 3 फोर्ट्स थे, उनके कंपैरिजन में जो है ये
काफ़ी थोड़ा छोटा फुट था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए वेलेस्ली, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस या फिर ऑप्शन डी थॉमस मुनरो। परमानेंट सेटलमेंट वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि आप जो है लैंड से आप एक परमानेंट टाइम में, लेट्स सपोज करते हैं 1 साल के बाद आपको एक लैंड दिया गया, आप जमींदार है उस लैंड के, आपको वो लैंड दिया गया, अभी आपको जो है वहां से रेवेन्यू निकाल के देना है। रेवेन्यू क्या किस तरीके से हो सकता है? या तो आप उनको लगान दे, ठीक है, हम जो लगान जो है टैक्स भरे, या तो फिर आप जो है वहाँ के प्रोड्यूस, वहाँ जो खेती हो रहा है वहाँ से आप कुछ हिस्सा सरकार को दे, उसको हम परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इंडिया क्योंकि इतना बड़ा, भारत जो था उस समय काफ़ी बड़ा था, तो उसको जो है डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखें तो बंगाल जो है बहुत बड़ा था, मुंबई जो है जो प्रेजेंट डे जो बॉम्बे जिसको हम बोलते थे, चेन्नई जो हो गए, ये तीनों जो है काफ़ी बड़े बड़े थे। तो वहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के सेटलमेंट जो है उनको इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया था, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? हमसे लगान चाहते थे, हमसे रेवेन्यू, वो जो जितना हमें लूट सकते थे, कॉलोनियल लूट जिनको हम बोलते हैं, तो वो लूट जितना हमसे लूट सकते थे उसको वो हमसे लूटना चाहते थे। परमानेंट सेटलमेंट भी उसी का एक एग्जाम्पल है जिसमें एक समय आपको दिया जाता था। तो हम वो मैंने आपको बता दिया परमानेंट सेटलमेंट क्या था, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? द आंसर इज कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जो है ये जो परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे लाया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द महालवाड़ी सिस्टम द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज गिवन टू, महालवाड़ी सिस्टम में चार्ज किसको दिया गया था? कलेक्शन, ठीक है। महालवाड़ी सिस्टम, रियायतवाड़ी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट, ये तीनों थे क्या? रेवेन्यू कलेक्शन के तरीके, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। महालवाड़ी सिस्टम जो है वो कलेक्टिंग रेवेन्यू जो है जमा करने का पावर किसके पास था? जमींदार के पास था, या रियॉट के पास था, या विलेज हेडमैन के पास था, या फिर कोई एजेंट के पास था? तो आंसर जो है वो है सी, विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन के पास जो था वो, उनके पास वो पावर था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट में किसके पास था? जमींदार के पास। महालवाड़ी सिस्टम में किसके पास था? विलेज जो हेडमैन है वो ही कलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये भी उस इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसका 2-3 क्वेश्चन बना के लाई हूँ, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, रियॉतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो, या महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी। ये तीनों जो है ऑप्शंस है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन 3 2 and 3, या फिर ऑप्शन डी 1 2 and 3। तो करेक्ट आंसर लेट अस चेक। करेक्ट आंसर है 1 2 and 3। मतलब परमानेंट सेटलमेंट किन्होंने लाया था? कॉर्नवालिस ने लाया था। रियॉतवाड़ी सेटलमेंट किसने लाया था? थॉमस मुनरो ने लाया था। और महालवाड़ी सेटलमेंट किसने लाया था? हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। वो किन्होंने लिखा था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का नाम आपको याद रखना है। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, आज के सेशन के लिए आखिरी क्वेश्चन जो है वो द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शन ए मुंबई, बी सूरत, सी अहमदाबाद, या डी चेन्नई। पहला जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पे सेटअप किया गया था, ठीक है। सो आपको याद रखना है जो पहला जो है वो सेटल किया गया था मुंबई में। मुंबई में पहली बार जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो सेटअप किया गया था। ये कौन से ईयर में सेटअप किया गया था? 1854 में। अगर आपको याद रखना, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको ये याद रखना है 1853 में जो है ट्रेन जो है वो लाई गई थी, ठीक है। सो 1854 में जो है कॉटन मिल, अगर आपको इसको स्टोरी की तरह याद रखना है तो ये आपको ये याद रखना है कि 1853 में जो है पहली बार ट्रेन लाइन बिछाई गई थी। अब ट्रेन लाइन क्यों बिछाई गई है? ताकि कॉटन जो है एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर पाए। तो पहले ट्रेन लाइन बिछी, उसके बाद जो है कॉटन एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। तो आपको याद रखना है 1853 में जो है ट्रेन लाइन आया था, ट्रेन पहली बार जो मुंबई से थाने हमने पढ़ा, और 1854 में पहला जो है टेक्सटाइल मिल बिठाया गया था, ठीक है। कहाँ पे? बॉम्बे टेक्सटाइल मिल। मतलब कोवासजी नानाभाई दावर, वो एक लोकल रेसिडेंट थे और एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे मुंबई में। तो उन्होंने जो है पहली बार जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है
कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किया था मुंबई में। ठीक है, सो इसी के साथ जो है हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इंडियन हिस्ट्री का कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरीके से रैप अप कर लेंगे और इसके बाद जो है आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो आप बने रहिएगा एंड अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप जरूर अटेम्प्ट करें इन दी कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड थैंक यू।